प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र में आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपराध किसे कहते हैं या अपराध और अपराध की विशेषताएं। ठीक है, पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था क्राइम एंड टाइप्स ऑफ क्राइम कि अपराध क्या है, अपराध के क्या क्या प्रकार हैं। तो अपन ने बहुत सारे प्रकार पढ़े थे, जैसे अपराध राजनीतिक अपराध भी होते हैं, आर्थिक अपराध भी होते हैं, फिर भारतीय दंड संहिता में जो अपराध हैं वो भी हैं, और CRPC के अंतर्गत भी आते हैं। और जैसे IPC की बात करें तो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध और संपत्ति संबंधी अपराध, मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध और राज्य के विरुद्ध अपराध जैसे राजद्रोह है, राज्य के विरुद्ध उपकृत्य है। तो ये जो समस्त बातें थी, ये समस्त बातें अपन ने पिछले टॉपिक में कर ली थी। आज करते हैं कि अपराध की विशेषताएं। तो सामान्यतः है, यदि देखें कि अपराध की परिभाषा देखें या अपराध की चर्चा करें तो अपराध की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दी है। तो सामान्यतः अपराध एक ऐसा कार्य है या ऐसा कोई लोप या कोई बात है जिसको भाई भारतीय दंड संहिता 1860 के जो भी प्रावधान है उनमें दंडनीय बनाए गए हैं, वो अपराध है। फिर अपराध की अलग अलग परिभाषा दी गई है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल की बात के अनुसार देखें तो अपराध वह कार्य या चूक है जो समाज के हितों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं और जो विधि द्वारा निषिद्ध है। और फिर अन्य एक लेखक के अनुसार सिद्धांत रूप में अपराध वह कार्य है जो सत्ताधारियों की दृष्टि में जनहित के अधिक विरुद्ध होने के कारण राज्य द्वारा निषिद्ध व दंडनीय घोषित किए जाते हैं। मतलब अपराध की परिभाषा देखें तो यह है कि एक ऐसा कार्य है जिसका किया जाना दंड विधि के अंतर्गत निषिद्ध है और तथा जो किए जाने पर विधि द्वारा दंडनीय है। ये तो हो गई अपराध की बात की अपराध क्या क्या है और कैसे अपराध के अंदर अपराध क्या है और कहाँ परिभाषित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं अपराध की विशेषताएं। तो अपराध की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं सामाजिक हितों पर आघात। देखो, आप भी जानते हैं जब कोई अपराध होता है तो सामाजिक हितों पर उससे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किसी कार्य को कोई किया जाता है या अपराध की परिभाषा में आता है ऐसा कोई कार्य जिसका प्रभाव सामाजिक हितों पर आघात डालता हो या उसको किसी भी प्रकार से प्रतिष्ठा पहुंचाता हो और उससे प्रत्यक्ष हानि होनी चाहिए। जब कोई भी अपराध घटित होता है तो उससे प्रत्यक्ष हानि होती है। आपने पहले जैसे अपराध की परिभाषा उसमें भी पढ़ी होगी कि अपराध और अपकृत्य भी में अंतर पढ़ा होगा। अपराध क्या है, जनहित या समाज के लिए नुकसान हो। फिर क्या है, विधि के द्वारा वर्जित। यह जो भी हानि है वो विधि के द्वारा वर्जित हो और हानि आस्य या उपेक्षा का कारण किए गए कार्य या लोप के कारण होनी चाहिए। जो भी हानि है वो किस कारण होनी चाहिए, हानि आस्य या उपेक्षा के कारण किए गए कार्य या लोप के कारण होनी चाहिए। फिर क्या है, दुराशय। इस प्रकार दुराशय मेंसरिया जो कि आपने भारतीय दंड संहिता में अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा था और ये आपके भारतीय दंड संहिता में एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जो दुराशय है इसमें क्या होगा, इस प्रकार के कार्य में आपराधिक आशय का होना आवश्यक है। आपराधिक विधि में इसे दुराशय वर्ती कहते हैं। यह अपराध का एक आवश्यक तत्व है। दुराशय अपराध का आवश्यक तत्व है। आशय वह
हेतु, यदि हेतु की बात करें, इंटेंशन एंड मोटिव की यदि बात करते हैं तो दोनों में भेद है। आशय का आपराधिक होना आवश्यक है, जो भी आशय है, इंटेंशन है, उसका आपराधिक होना आवश्यक है, जबकि हेतु नेक भी हो सकता है, मतलब हेतु में आपराधिक होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भूख या असहनीय रोग से है तड़पते व्यक्ति को एक व्यक्ति इसलिए गोली मार देता है कि उसे पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। यह गोली मारने वाले का उद्देश्य हेतु नेक है, किंतु आशय आपराधिक है। चलो आगे देखते हैं। आपराधिक आशय व आचरण में संबंध होना चाहिए। जो कि आपराधिक आशय है, आचरण है, उसमें एक दूसरे में रिलेशन, संबंध होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण की बात करें, यदि पुलिस अधिकारी है किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर में मान लो प्रवेश करता है, तो उसका आशय आपराधिक न होने के कारण वह अपराधी नहीं है, किंतु बाद में यदि उसका इरादा बदल जाता है और वह घर में घुसने के बाद अपराध करता है तो वह उस कार्य के लिए अपराधी माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं इनसे आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर तीसरा क्या है, विधि द्वारा वर्जित कार्य। तो जो भी है वो कार्य है वो विधि द्वारा वर्जित कार्य या आचरण में युक्ति युक्त संबंध होना चाहिए। जो भी कार्य विधि द्वारा वर्जित जो कार्य है और उसका और आचरण में युक्ति युक्त संबंध होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अपराध व्यक्ति के आचरण के परिणाम के स्वरूप होना चाहिए। जो भी अपराध है वो व्यक्ति के आचरण के मतलब स्वरूप ही होना चाहिए। यदि इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो यदि जैसे कि ए है, बी पर गोली से प्रहार करता है, बी अस्पताल में जबकि स्वस्थ हो रहा है और बाद में मर जाता है। यहाँ ए भले बी पर प्रहार का दोषी है, परंतु वह हत्या का अपराधी नहीं है, क्योंकि हानि, मृत्यु एवं आचरण, गोली चलाना, इन दो सबका आपस में युक्त संबंध नहीं है। तो मतलब विधि द्वारा वर्जित कार्य तथा आचरण में युक्त संबंध होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह कि अपराध व्यक्ति के आचरण के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट कि हानि के लिए आपराधिक विधि में दंड की व्यवस्था या प्रावधान होना चाहिए। जो भी हानि है उसके लिए आपराधिक विधि में दंड की व्यवस्था या प्रावधान होना चाहिए। किसी कार्य के अपराध होने के लिए उसका विधि द्वारा वर्जित होना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब इसी के साथ यदि देखें तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि अपराधों का वर्गीकरण, अपराधी का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। तो स्थितिजन्य अपराध भी होते हैं। इसके सिवा जैसे नियोजित अपराध होते हैं, विश्वासघात अपराध होते हैं। फिर भारतीय दंड संहिता के अनुसार देखें तो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सदोष मानव वध है, हत्या है, दहेज हत्या है, हत्या का प्रभाव है, आत्महत्या का प्रयत्न है, गर्भपात करवाना, कुछ आपवादिक अवस्थाओं के अलावा जैसे चोट है, साधारण व गंभीर चोट है, और सदोष अवरोध व सदोष परिरोध हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी मतलब एक दिशा में जाने से रोकना तो सदोष अवरोध है, और जबकि चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है तो सदोष परिरोध है। फिर आपराधिक बल है, हमला है, व्यपहरण है, अपहरण है, बलात्कार है, अप्राकृतिक अपराध हैं। और यदि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की बात करें तो मानव संपत्ति प्रभावित होती है इस अपराधों के द्वारा, जैसे चोरी है, उद्यापन है, लूट है, डकैती है, आपराधिक दुर्विनियोग है, आपराधिक न्यास भंग है, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, छिपाना, छल, रिष्टी, आपराधिक अत्याचार आदि आते हैं। और यदि दस्तावेज संबंधी बात करें तो जालसाजी है, गलत व्यापार चिन्ह का प्रयोग, जाली नोट छापना आदि इसके अंतर्गत आएंगे। फिर क्या है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध। कौन कौन से अपराध हैं जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं? तो ऐसे अपराध भी बहुत सारे हैं।
हैं, जैसे मानहानि, आपराधिक अभित्रास, धमकी। फिर लोक शांति के विरुद्ध अपराध लेते हैं तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, दंगा, बलवा। और राज्य के विरुद्ध अपराध लेते हैं तो राज्य के विरुद्ध राजद्रोह है, विद्रोह है आदि। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे अपराध हैं जो कि आपने भारतीय दंड संहिता में अच्छे से इनको पढ़ा होगा। और जैसे न्याय प्रशासन के विरुद्ध हैं तो कोई भी विधि का आदेश की अवहेलना करना या झूठी गवाही देना। और राजकीय सेवकों व लोक सेवकों द्वारा अपराध भी किए जाते हैं। और इस प्रकार से ये बहुत सारे अपराध हैं। और आपने आईपीसी में लगभग ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।